संविधान में एक विद्वान मिले, उन्होंने कहा कि मैं जनजाति समाज से आता हूँ और हमारा जनजाति शब्द संविधान में 52 बार आया है। मुझे बड़ा गौरव है इस चीज़ का। मैंने कहा ये दुख की बात है कि 52 बार आया है, क्योंकि हमारा समाज इसी तरह तो विखंडित हुआ है। लेखक प्रतिवेदन के लिए जिनकी पुस्तक का विमोचन सर्वप्रथम हुआ है, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी से निवेदन, कृपया पधारें। परम विद्वान और क्रियाशील महापुरुष श्री स्वांत रंजन जी, मैंने तुलसीदास का स्वांता सुखाए सुना था, उसके बाद सीधा स्वांत रंजन जी सुन रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके बगल में बैठी परम आदरणीय, परम विदुषी, ऋषिका आज के युग में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, हम बड़े प्यार से स्नेह से दीदी कहा करते हैं। कई बार मैं ऐसे ही व्याख्यान में दीदी दीदी बोल देता हूँ तो सामने वाले मुझे कहते हैं कि नहीं, नाम लिया कीजिए, सब स्पष्ट होगा। और उनके पड़ोस में बैठे हुए आज जो क्रांतिकारी पुस्तक है रामवंशी, मैं रामवंशी हूँ, उसके लेखक, उसके पहले भी उनकी अनेक पुस्तकें आ चुकी हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी दूसरी पुस्तक अभी पढ़ रहा हूँ। मैं आप आर्यपुत्र हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। तो ऐसे मनोज सिंह जी और सामने जो विद्वान बैठे हैं और मेरे कुछ मित्र भी बैठे हैं जो आए हैं, एक तो मेरे साथी आए हैं और लोग भी आए हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरी पुस्तक के लिए मैं दीदी का आभार प्रकट करना चाह रहा हूं कि उन्होंने मेरी पुस्तक पर भूमिका लिखने का काम किया। मेरी आशा नहीं थी, मैंने उनसे कहा था कि आप कुछ शब्द लिख दीजिए। तो जब मैंने उनसे ये कहा कुछ शब्द लिखिए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ पृष्ठ लिखूंगी। शब्द क्या होते हैं, और उन्होंने ऐसा किया। साथ में हमारे परम विद्वान प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, उनसे भी मैंने आग्रह किया था और उन्होंने भी भूमिका लिखी इस पुस्तक पर। मेरे लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि इस पुस्तक में ऐसा कुछ है कि ये दोनों पढ़ेंगे और उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है जैसी भूमिका उन्होंने लिखी है, मैं सामान्यतः पाठकों से निवेदन करता हूं कि भले मेरी पुस्तक न पढ़ें, लेकिन इन दोनों भूमिकाओं को पढ़ लें, क्योंकि ये दोनों भूमिकाएं मेरी पुस्तक से भी उत्तम हैं। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि ये है कि आप सब लोग परिचित होंगे, हमारे देश में अन्य अन्य कारणों से ईसाई आए और उनका जो विधर्मी अधर्मी जो भी क्रियाकलाप हैं वो हमारे देश में आरंभ हुए। और यदि भारत के मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो जिसको आप भारतवर्ष कहते हैं, उसके किनारे किनारे ईसाइयों ने अपना पैर जमाना आरंभ किया। उसका भी एक कारण है, क्योंकि कोई भी वस्तु किनारे थोड़ी सी दुर्बल हो जाती है, मध्य में शक्तिशाली रहती है। तो ईसाइयों में ये गुण या शक्ति कभी नहीं थी किसी शक्तिशाली से भिड़े, तो किनारे किनारे आए और उन्होंने जितने भी हथकंडे होते हैं संसार में उनको अपनाया। और हमारे देश में जिनको हम वनवासी कहते हैं, पर्वतवासी कहते हैं, जो हमारा ही हिस्सा थे, कभी किसी भारतीय वाङ्मय में उनके लिए कोई अलग से शब्द नहीं रचा गया। और हमारा दुर्भाग्य है कि संविधान ने जनजाति कहा और सामान्य तौर पे लोग आदिवासी कहते हैं। ये दोनों शब्द अपने आप में हमारे लिए सांस्कृतिक विरोधी शब्द हैं। और हमारे संविधान में एक विद्वान मिले, उन्होंने कहा कि मैं जनजाति समाज से आता हूँ और हमारा जनजाति शब्द संविधान में 52 बार आया है। मुझे बड़ा गौरव है इस चीज़ का। मैंने कहा ये दुख की बात है कि 52 बार आया है, क्योंकि हमारा समाज इसी तरह तो विखंडित हुआ है
कि आपने अनेक प्रकार के नाम दे दिए और ये सारे नाम कृत्रिम है। इनका कोई 200 साल पहले ऐसा शब्द नहीं था हमारे समाज में, 150 साल पहले नहीं था। तो इस तरह से उनका नामकरण किया। इसलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा कि किस तरह पूर्वोत्तर भारत का सांस्कृतिक संहार हो गया है। वहाँ जो हमारे बंधु बांधव रहते हैं, उनका आप ये सोच सकते हैं कि उनका जो अतीत था उनसे ही उनको काट दिया गया है। 2 ही पीढ़ी पहले या 3 पीढ़ी पहले उनका मतांतरण हुआ होगा, लेकिन आज वो अपने अतीत से इतना कट चुके हैं, उनके पता ही नहीं है कि उनके पिताजी के समय में क्या होता था, उनके दादाजी के समय में क्या होता था। और इसके पीछे बहुत घनघोर साजिश थी। मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता होगा, पूर्वी पाकिस्तान के बनने के बाद एक पतली सी पट्टी है बिहार के ऊपर, बंगाल के ऊपर, जिसको सिलीगुड़ी बोलते हैं, और वहां से वो असम को वो पट्टी जोड़ती है। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि किसी भी तरह के वैकल्पिक मार्ग का कोई प्रबंध भारत सरकार ने नहीं किया, और यह सुनियोजित था, यह संयोगिक नहीं है, प्रायोगिक है। कारण यह है कि 1902-4 में ही या उससे थोड़ा पहले भी अंग्रेज सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि कलकत्ता से सीधे सीधे रेल मार्ग से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ा जाए। ऐसा नहीं किया गया, और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 1-1.5 साल पहले, और अभी जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने भारत के इतिहास में पहली बार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को वायु मार्ग और रेल मार्ग से जोड़ा है। इसके पहले ये हिस्सा कटा हुआ था, तो हमसे काटा गया उसको। और 2 बातें मैं और जोड़ना चाहूंगा इसी में, जो अभी भी दुर्भाग्य से लागू है। एक का नाम है इनर लाइन परमिट। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि एक समय में कश्मीर में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, और जिसके विरोध में संघर्ष हुआ। बाद में वो चीज हट गई, और मैं स्वयं बहुत बार कश्मीर गया, कोई अनुमति नहीं मांगी गई। पूर्वोत्तर में यह अनुमति की पद्धति प्रणाली आज भी लागू है। हमारे जैसे लोग, कुछ लोग जो जाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या संपन्न हैं, उनको सब चीज की जानकारी होती है। लेकिन मैंने अपनी पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको यदि आप पढ़ेंगे तो आप रो देंगे। जो श्रमिक हैं, कल्पना कीजिए कि श्रमिक असम से निकले, नागालैंड जा रहे हैं या मिजोरम जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। जब वो सीमा पर पहुंचते हैं तो बसों को रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास इनर लाइन परमिट है। यदि वो कहते नहीं तो उनको सामान सहित बस से उतार दिया जाता है। जैसे दूसरे देश में यदि आप अवैध तरीके से पहुंच जाएं तो आपको उल्टा डिपोर्ट किया जाता है। ये हमारे देश में अभी भी हो रहा है। ये कितना अपमानजनक है कि हमारे ही देश के एक हिस्से में हम आसानी से नहीं जा सकते। जैसे मुझे गोवा जाना हो, महाराष्ट्र जाना हो, मैं किसी से नहीं पूछता, मैं टिकट कटाता हूं, वहां पहुंच जाता हूं। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में ये आप नहीं कर सकते, और ये अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा नियम है। और इसके पीछे का एकमात्र प्रयोजन था कि उस हिस्से को ईसाई बना दिया जाए, क्योंकि एक भारतीय वहां नहीं जा सकता था, परंतु ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, नीदरलैंड का, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, अमेरिका का कोई भी ईसाई पादरी वहां गया और उसको कभी नहीं रोका गया। अब ये प्रणाली कैसी है जो एक देश के निवासी को वहां जाने से रोकती है, परंतु किसी ईसाई मिशनरी को नहीं रोका गया। दूसरी जो बात मैंने कही थी वो इससे जुड़ी हुई है, वो यह है कि पूर्वोत्तर भारत की सारी जमीन जो भूमि है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जमीन वो है जो अब मणिपुर की समस्या को लेकर के जिससे आप जागरूक होंगे, आपको समझ में आता होगा। मेरा एक छोटा सा व्याख्यान भी है नीतीश जी के चैनल पर, जिसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया है
कि वहां यदि आप जनजातीय घोषित किए जा चुके हैं संविधान के हिसाब से, तो आपकी भूमि कोई नहीं खरीद सकता, अर्थात आपकी भूमि सुरक्षित है। यदि आप बेचना भी चाहेंगे तो दूसरा समाज वहीं का जो जनजाति है उसी को आप बेचें। लेकिन वो जो लोग हैं जो अपनी जमीन किसी को नहीं बेच सकते, वो शेष भारत में कहीं भी भूमि खरीद सकते हैं। जैसे वो बिहार चाहे, उत्तर प्रदेश चाहे या दिल्ली चाहे, वहां जमीन खरीद सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो दोहरे लाभ की स्थिति में। अब उनकी जमीन जो सुरक्षित है ऐसी क्यों है, ऐसा क्यों नियम बनाया गया? ये भी ईसाई मिशनरियों उनके द्वारा ऐसा नियम बनाया गया। अंग्रेजों के समय में ईसाई मिशनरियों को अंग्रेज सरकार ने कहा कि आपको हम शिक्षा विभाग देते हैं और शिक्षा के लिए बजट भी देते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में सरकारी शिक्षा विभाग नहीं था, पूर्वोत्तर भारत में ईसाई मिशनरियों का शिक्षा विभाग था। उन्होंने स्कूल बनाए हमारे पैसों पर और उन्होंने ही वहां पर बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। वहां एक कहावत चल पड़ी कि जो विद्यालय गया वो ईसाई बन के लौटा। पूरे पूर्वोत्तर भारत में जिन लोगों ने बहुत शोध किए हैं उन्होंने बताया कि एक ही व्यक्ति था, सोचिए हजार लोगों में एक व्यक्ति था जो 12वीं पास करने के बावजूद ईसाई नहीं बना था। अर्थात हमने अपना धन दिया जिससे विद्यालय बने, हमने अपना धन दिया जिससे उनको ईसाई बनाया गया और हमारे देश से वो विमुख हो गए। आज उनकी स्थिति ये है कि जब आप वहां जाएंगे, मेरा सौभाग्य था कि मैंने काफी भ्रमण किया वहां, तो वहां वो हर बात में कहेंगे कि ये इंडिक कल्चर से आया है। शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थात वो अपने आप को नहीं मानते हैं कि वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। हमें कहते हैं कि तुम तो इंडिक कल्चर से आए हो, और बात बात में कहेंगे कि भाई आप इंडिक कल्चर इम्पोज कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये ऐसी भावना कैसे जन्म लेती है, ऐसी भावना कैसे आ गई समाज में? तो इसके पीछे बड़ी सोची समझी रणनीति थी। और एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो कि भौगोलिक है। हमारे मानचित्र को ध्यान से देखिए, वहीं पर बांग्लादेश है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, बगल में म्यांमार है, उसके ऊपर चीन है। और ये जो 3 देश हैं इनमें सबसे अधिक जो भारत विरोधी संगठन है, अभी भी मैंने जो हिसाब करके उसमें बताया है, एक समय में 100-150 उनकी संख्या थी जो हिंसक भारत विरोधी संगठन थे। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 35 या 40 हिंसक भारत विरोधी क्रियाशील सक्रिय संगठन है। पहले क्या होता था कि इनमें जितने नेता थे वो जब भी भारत सरकार की पुलिस या प्रशासन या सेना का कोई दबाव होता था तो ये फटाक से पूर्वी पाकिस्तान भाग जाते थे, म्यांमार भाग जाते थे या चीन चले जाते। चीन चाहता है कि वहां पर कोई न कोई, अभी जो मणिपुर में घटना घटी उसके पीछे भी चीन का हाथ बताया जा रहा है। और बहुत सारे नेताओं का तो आधा जीवन चीन में बीता है, उनको पूरा संरक्षण मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे लिए आवश्यकता क्या है? हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम इसको जाने। तो मैंने अपनी पुस्तक में बार बार लिखा है, मेरी पुस्तक लिखने का प्रयोजन भी यही था कि पूर्वोत्तर को मैंने देखा ध्यान से कि उसके विषय में लोग लिखते नहीं। हमारा ध्यान इतना दिल्ली केंद्रित होता है या अन्यत्र बड़े बड़े स्थानों पर कि हम पूर्वोत्तर हमसे ओझल हो जाता है। तो जब ही आप उस पर ध्यान देंगे आप जागरूक होंगे। जागरूक होते ही आपको समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद ही परिस्थिति में बदलाव आएगा। जैसे मैंने कहा इनर लाइन परमिट, अब एक लाइन का एक मांग है, यदि लोग मांग करना शुरू करें भारत सरकार से कि भाई आप इनर लाइन परमिट क्यों बनाते हैं। या मैं 2 और उदाहरण दे रहा हूं। मिजोरम के साथ जो 1986 में समझौता हुआ था राजीव गांधी के साथ, इसको मिजोरम और राजीव गांधी समझौता कहा जाता है। उस समझौते की एक शर्त ये थी कि मिजोरम की विधानसभा से अनुमति लिए बिना मिजोरम को लेकर के भारत सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी। अब बताइए, कि कश्मीर से कोई अच्छी स्थिति है, लेकिन इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं। नागालैंड में के लिए 371A बना हुआ है
वो कश्मीर जैसे ही प्रावधान है उसमें। नागालैंड की मांग है, अभी भी मांग है कि हमारा ये ध्वज होगा, और आप लोगों को जानकारी होगी कि 14 अगस्त 1947 को एक ओर जब पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था तो दूसरी ओर स्वतंत्र देश के रूप में नागालैंड का निर्माण हुआ, और उसके लिए जो संघर्षशील लोग हैं वो आज भी मानते हैं कि वो स्वतंत्र हैं भले वो चीन में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, और वो अभी तक मान नहीं पाए, और अभी भी उनकी मांग है वही। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन कर दिया था 14 अगस्त 1947 को, उन्होंने कहा था हम स्वतंत्र हो गए। तो 371 ये जवाहरलाल नेहरू ने बाद में लगाया, उनको प्रसन्न करने के लिए। वो प्रसन्नता नहीं थी बल्कि वो एक तरह का तुष्टीकरण था। मैं नीतीश जी का, जिन्होंने आयोजन किया है, उनका, उनके मित्रों का, उनकी टीम का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और ये अवसर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।